देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, जयप्रकाश नारायण जी, जो कि कहा जाता है कि समाजवाद का लहर उनसे ही उठी थी। जन्मी वहीं छपरा जिला से, छपरा जिला में जन्म हुआ। शुरुआत पढ़ाई लिखाई की झारखंड, उस समय बिहार एकीकृत, हजारीबाग, पटना वुमेन्स कॉलेज। और एक इतिहास फिर दोहराई गई जो कांग्रेस पार्टी में सरोजिनी नायडू ने शुरुआत की थी। तो सरोजिनी नायडू के आने से जो कांग्रेस पार्टी गौरवान्वित हुई थी, वही गौरवान्वित कांग्रेस फिर दोबारा हुई, या फिर इंटक गौरवान्वित हुई जब देविका सिंह ने अपने पॉलिटिक्स के कैरियर को शुरुआत किया। तो एक संक्षिप्त परिचय जन्म का देविका रानी सिंह जी का। लेकिन इसके बाद अब राजनीतिक करियर की बात मैं करूं या लेबर यूनियन की बात मैं करूं, तो सन 2000 में मिसेस ईरानी के साथ इनका बहुत अच्छा संबंध था। उसके बाद इन्होंने 2001 में टीआरएफ की ट्रेजरर बनी। 2001 में ही बीओसी की डिप्टी प्रेसिडेंट बनी। 2011 में प्रदेश अध्यक्ष इंटक। 2012 में इंडस्ट्री ऑल ग्लोबल यूनियन ऑफ इंडिया। सोचिए कि जिसकी हेड ऑफिस जेनेवा में है और रीजनल ऑफिस दिल्ली में है, जहां पर 5 देश की अध्यक्ष लोग वहां अध्यक्षता करते हैं। उसमें एक मौका मिला देविका रानी सिंह जी को अपने देश को रिप्रेजेंट करने का। इस देश की रिप्रेजेंटेटिव बनी बहुत मजबूती से और बहुत बेहतरीन तरीके से। विश्व पटल पर मजदूरों की समस्याओं को, महिला मजदूरों की समस्याओं को और देश के मजदूर पॉलिटिक्स को रखने का इनको मौका मिला। इसके बाद 2022 में ए ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इंटक की बनी। और 2023 में आज एक गौरव का फल फिर दोबारा आया। जैसे कभी सरोजिनी नायडू जी ने पार्टी की अध्यक्ष बनी थी, और उसी तरह गौरवान्वित करने वाला पल आया जो ये महिला इंटक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे सुशोभित हुई हैं। इनके सुशोभित होने से वो पल याद आता है जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया। इनके उस अध्यक्ष पद पे आने से सुशोभित होता है जैसे इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री देश की बनी। और आज फिर वही इतिहास दोहराया गया और देविका रानी सिंह महिला इंटक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हैं और आज हमारे सामने मौजूद हैं। और इंडिया टीवी ऑनलाइन पर भारत के रत्न प्रोग्राम में मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं संक्षिप्त परिचय के साथ। मैडम, आपने जीवन में शुरुआत जब किया तो आपका राजनीतिक बैकग्राउंड था, क्योंकि आपके पिताजी एमएलसी थे और सत्यदेव सिंह बिहार के पूरे पॉलिटिक्स में एक एमएलसी, जिला परिषद अध्यक्ष भी, और राजनीति के वो समझिए पुरोधा कि जो बेहतर राजनीति में सेवा किया। लेकिन आप उनकी डॉटर होने के साथ साथ बहुत सारा चीजें इनहेरिट किया। वो देखती रही आप कैसे वो काम करते हैं, कैसे काम काज करते हैं, किस तरह से पब्लिक को डील करते हैं, कैसे लोगों के लिए अपने जीवन को आहूत करते हैं। वो सब आपने बचपन में ही सीखा और देखा है। तो शुरुआत में क्या आपकी इच्छा थी कि आप पॉलिटिक्स में आएंगी? नमस्कार फ्रेंड्स, आज के भारत के रत्न प्रोग्राम में इंडिया टीवी ऑनलाइन पर एक ऐसी शख्सियत कि जो चली उस भूमि से कि जो भूमि पूरी पृथ्वी पे पूजी जाती है, हमारे देश के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आज इस जगह में जो पहुंची हूँ, तो मैं अपना इंटरव्यू देने के पहले तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी। मेरे अभिभावक स्वरूप गार्जियन नहीं बोलेंगे, मेरे लिए वो दूसरा भगवान है जी, संजीवा रेड्डी जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि मैं तो सोच नहीं पाई थी, मतलब सोच नहीं पाने की बात नहीं है, मैं सपना में भी नहीं सोची थी कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगी। तो ये उनका आशीर्वाद है, तो पहला मेरा उनके प्रति अपना आभार और प्रणाम है।
साथ ही साथ मैं संजय सिंह जो हमारे महामंत्री ऑल इंडिया के हैं उनके प्रति भी मैं अपना आभार देना चाहूँगी, क्योंकि इसमें भी कहीं न कहीं उनका भी जरूर योगदान है, तभी आज मुझे इस पद पर जिम्मेवारी मिली है। जो आपने प्रश्न किया बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड जरूर रहा, लेकिन मेरा घर का जो माहौल था वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स था। बेटियों को पढ़ाना था, क्योंकि मेरी माँ का बहुत शौक था पढ़ाने का, लेकिन पॉलिटिक्स का पी भी लेना महिलाओं और घर की बेटी लोग को नहीं था जी। लेकिन जैसे कहा जाता है कि जो आपके ब्लड है, जो जीन्स है, वो बहुत दिन तक कोई नहीं दबा सकता है। यदि चना आप दबा दीजिए मिट्टी में, पानी पड़ते रहे, तो वो कहीं ना कहीं उसका अंकुर आता है। तो शायद कहीं ना कहीं ये था मेरे ब्लड और जीन्स में, और वो अनकॉन्शियसली मैं तो घर का वातावरण में बहुत कुछ देखी थी, तो शायद वो सब था। लेकिन मुझे हिम्मत नहीं था, जब मैं समाज में निकली भी, यूनियन में भी निकली, तो 2001 में मैं जरूर गई। हस्बैंड का सपोर्ट था, मेरे ससुर का सपोर्ट था, तो मैं यूनियन में ज्वाइन कर ली 2001 ट्रेजरर के रूप में TRF। लेकिन मेरे पापा को ये 2006 में पता चला कि मैं फील्ड में पॉलिटिक्स करती हूँ। क्यों? क्योंकि सब कोई जानते होंगे, महाराजगंज में एक थे MP, शायद उनको नन्हे जी बोला जाता था, हम लोग भी नन्हे चाचा बोलते थे। वो कोई पैरवी के लिए पापा के पास गए कि अरे देविका तो जमशेदपुर में बड़ा नाम बा, तो जहाँ चाहिए कोई के नौकरी मिल जाला। पापा आश्चर्य हो गए कि अच्छा, हमको तो पता ही नहीं है। तो मेरा भाई थोड़ा कवर अप किया कि नहीं रहा पापा जी, वो मिश्री रानी के साथ सोशल वर्क करते करते ऐसा हुआ है। तो वो दिन तब वाकई में लेकिन बहुत खुश हुए, क्योंकि वो तो सोचे नहीं, ना कहीं पैरवी करवाई, ना कहीं मेरा नाम बेची, और ना कहीं नाम से मेरा आगे बढ़ी। तो ये उनके लिए बहुत ही सुखद पल था। और आज मुझे लगता है कि आज जहाँ भी वो कहीं हैं ऊपर, आज ये वाला न्यूज़ सुन के सही माने में वो बहुत खुश होंगे। और साथ ही साथ मेरे ससुर लेट कमला प्रसाद सिंह, वो तो बहुत सपोर्ट करते थे, तो हमको लगता वो भी बहुत खुश होंगे। तो सोचे तो नहीं थे, लेकिन शायद हम जब निकल गए तो कुछ ऐसा मिलते गया, तो जरूर मन में आने लगा कि नहीं, काश मैं भी ऐसा करती, मैं काश ऐसा करती, मेरे हाथ में ये चीज़ मिल जाता तो मैं कुछ कर लेती। और सहयोग से मुझे महिला का उत्तरदायित्व जब मिला एज अध्यक्ष प्रदेश का, तो मैं कुछ यूनियन भी बनाने का काम की, जो डोमेस्टिक वर्कर्स का है। लेकिन सबसे बड़ा जो मेरा एक्सपोजर था वो ग्लोबल यूनियन जाने में, और राष्ट्रीय में जब मैं जो बॉडी में ऑल इंडिया का इंडिया नेशनल में गई। जी, बहुत बहुत आपने एक बहुत बड़ी बात बताई कि आप प्राइड डॉटर हैं अपने फादर की, और प्राइड डॉटर इन लॉ हैं अपने ससुर जी की, और उन दोनों ने आपको वो चीज दिया कि जो शायद ही किसी बेटियों को नसीब होता है भारत या डेवलपिंग कंट्री में, और आपने उन लोगों की मान रखी, और आपने वो सब पद को सुशोभित किया कि जिस पद पर बड़े से बड़े परिवार की महिलाओं को और पढ़ी लिखी एलिट क्लास के लोगों को जाने की इच्छा होती है, लेकिन आप वहां से चलकर वहां तक की दूरी तय किया आपने। तो आपने JP और राजेंद्र प्रसाद दोनों के नाम को भी गौरवान्वित किया। देविका रानी सिंह जी, आप एक बहुत सुलझी हुई राजनीतिक रही हैं और लेबर यूनियन के लोगों को आपने समझा है। तो खास करके जब आप नेशनल पॉलिटिक्स से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटर किया आपने, तो क्या फर्क महसूस हुआ? क्योंकि आप बड़े सारे दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी बात किया, उनकी समस्याओं को सुना, समझा, आपकी बहुत सारी बातें उन लोगों ने कॉपी भी किया और अपने कंट्री में भी उसको लागू किया। तो क्या ऐसी चीज थी कि जो हमारे यहाँ के लेबर पॉलिटिक्स में और उनके यहाँ की महिला की लेबर पॉलिटिक्स में फर्क है, जो आपको अभी थोड़ा याद आ रहा हो? कुछ हद तक तो देखिए, पूरा वर्ल्ड का मैं समझती हूँ कि महिला की समस्या समान है। थोड़ा सा डेवलपिंग कंट्री का या डेवलप्ड कंट्री का है कि वो लोग थोड़ा सा एडुकेटेड हैं और उन लोग को ज़्यादा लेबर लॉ पता है जी। लेकिन जहाँ तक फाइट करके राइट लेने का जहाँ तक अधिकार है वो ना के बराबर है। थोड़ा सा का डिफरेंस होगा, मे बी 60 and 40 का रेशियो में हो, लेकिन समानता समस्या में है। 2-3 कारण हैं। कहीं पर तो है कि जो जॉब्स हैं वो सिर्फ पुरुष के लिए,
बहुत कम ऐसा एरिया है जहाँ महिलाओं को जॉब मिलता है। और उस एरिया में जहाँ महिलाओं को जॉब मिलता है वो मैक्सिमम जॉब है जहाँ पर मिलेनियन वर्क है, जो अनएडुकेटेड है, जिनको राइट नहीं पता अपना, तो वो फाइट क्या करेंगी। तो वो हमको लगता है ILO का इसमें पहल है, जो हम जैसे महिलाओं को कुछ सामने लाया गया हर कंट्रीज में, और तब वो एक ग्रुप बना और तब हम लोग राइट के लिए फाइट जो कर रहे हैं। तो कुछ डिफरेंस ये है कि उनको जैसे वेतन ज़्यादा है। हम जो साउथ एशिया, हम इंडिया को नहीं बोलेंगे, हम पूरे साउथ एशिया कंट्रीज को, पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, सभी का, इंडिया इनफैक्ट इंडिया थोड़ा बेटर पोजीशन में है। हम लोग का जो डिफरेंस ऑफ वेज है, कुली को कुछ मिला और हमारी जो रेजा है उसको कुछ मिलता है, काम वो भी करती है, ये भी, मतलब एज पर आपका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो वो एक फर्क है। दूसरा है कि बहुत सारा देश में ये उनका फायदा है जो हमारे पास नहीं है, कि उनका परमानेंट होने का कुछ एक बना हुआ है सिस्टम, कि ये सिस्टम में काम करने से वो परमानेंट हो जाती है लोग। हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है जी, परमानेंट होने का नहीं है। सेकेंड चीज़ है प्रमोशन में नहीं है, क्योंकि प्रमोशन में ये मैक्सिमम आज के दिन में तो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि महिलाएं जागरूक हो गई हैं। लेकिन मैं जो महसूस की हूँ पिछला 15 साल में, मैं जहाँ कंपनी में भी थी, मैं देखती थी, फाइट भी करती थी, कि उनको VRS या कुछ ऐसा देने के समय जब आता था तो ये काउंसलिंग होता था, और काउंसलिंग में ये बोला जाता था कि आपके तो हस्बैंड भी काम करते हैं, तो यदि आपका प्रमोशन ना हो आप उनको दे दीजिए, सो मिस्टर को, तो चलिए आपका तो डबल है। तो वहाँ प्रमोशन में भी महिलाओं को दिक्कत होती है। और ये मुझे लगता है कि मैक्सिमम कंट्रीज है फायदे में। हमारे डेवलप्ड कंट्रीज लाइक आपका जर्मनी हो गया, बर्लिन हो गया, जापान है, उनका ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है जी। लेकिन यूनियन कैटेगराइज करने में एग्जीक्यूटिव बॉडीज में महिलाएं कम है। ये हम लोग 5-6 आई थिंक 2013-14 से ये फाइट होते होते कि महिलाओं का आना है बॉडी में, जो आपका पिरामिड बना रहता है ना बेस से ऊपर जी, तो वो हम लोग का बॉडी स्ट्रक्चर में महिलाएं का नहीं है। जो आज के दिन में बहुत खुशी हो रहा है कि पिछला इलेक्शन में हमारी 2 महिलाएं हैं और ITUC की भी चेयरपर्सन एक महिला है। तो लेकिन प्रॉब्लम समान है, लेकिन कुछ हम लोग का जो है ना, क्या बोलेंगे, 97 तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोग 97%, वो पुरुष हो या महिला हो, 3% सिर्फ हम परमानेंट हैं। तो हम महिला का क्या बताएंगे, मेरे भाई लोग भी तो उतने ही तकलीफ में हैं जी। बिल्कुल सुंदर बात कही आपने। जब इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बात कही थी कि मंजिल दूर है, जाना जरूर है, मेहनत के सिवा कोई रास्ता नहीं, और उन सब बातों को अपने वानगी बनाकर, मंत्र बनाकर देविका रानी सिंह जी ने कदम रखा और बेहतर तरीके से पूरे विश्व पटल पर भारत के मजदूर राजनीति को और आवाज को बुलंद किया। और एक शब्द जो इनका बेंचमार्क और पंच लाइन है, राइट के लिए फाइट करना। भारत की दृष्टिकोण में इन्होंने जो विश्व में बहुत सारे बातों को रखा, जो आज भी लेबर ऑर्गेनाइजेशन में उस बातों को कॉपी की जाती है, और उस बात को लेकर लोग नियम कानून बनाने से पहले उस पर अध्ययन करते हैं। मैडम, बड़े सुंदर तरीके से आपने भारत के कल्चर को विश्व में पहुंचाने का काम किया। लोग गौरवान्वित हुए होंगे, क्योंकि भारत की महिलाएं जब विश्व की अध्यक्षता करती हैं तो कहा जाता है कि जैसे कि पूरा विश्व अगर एक नारी हो तो एक बिंदिया लग जाता है जब भारत की महिला उसको चेयर पे बैठती है। तो आपने बिंदिया का काम किया, और आपको मैं फिर से दोबारा बहुत बहुत बधाई देता हूं उस पोस्ट को सुशोभित करने के लिए। इसके बाद आप राष्ट्रीय स्तर पर इंटक की महिला, जैसे आपने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में रही, उसको आपने चेयर किया। तो क्या ऐसा लगता है कि जो हमारे राष्ट्रीय मजदूर की जो राजनीति है, माने नेशनल, तो इसमें महिलाओं की क्या पोजीशन है और किस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है? क्योंकि आप ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रही हैं या ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, बहुत डीप रूटेड होकर काम किया है, क्या प्रॉब्लम है जिस पर काम करने की आवश्यकता है? सबसे हमको लगता है अहम जो मेजर इशू है, महिलाओं को एक संगठन में संगठित करना। अच्छा। अभी भी हमारे महिलाएं हैं, हम अनएडुकेटेड का क्या बात करें, एडुकेटेड भी महिलाएं हैं, वो भी जो काम कर रहे हैं, कार्यरत लोग हैं, ये हम लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइज यूनियनाइज करना,
तो वो भी महिलाएं जल्दी यूनियन में आना नहीं चाहती जी। है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनियन, Yes. जबकि उनको ये नहीं पता है कि यदि वो यूनियनाइज होती हैं, यदि यूनियन फॉर्म करती है तो फाइट करना इजी हो। जी हम अकेले नहीं फाइट करेंगे, जी। मेरा कुछ यदि हमको सस्पेंड कर दिया या लेटर दे दिया तो हम अकेले कुछ नहीं करें, बट आपका यूनियन, बट ये अभी तक हम लोग यही हमारा सबसे बड़ा एक चैलेंज है कि हम महिलाओं को जागरूक करें कि व्हाई इट इज अ नीड टू बी यूनियनाइज्ड, जी व्हाई यूनियन इज इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन। women, yeah. तो वुमेन इज यूनियन, यूनियन इज Women. वुमेन, जब तक हम ये बात को नहीं समझेंगे। सेकेंड चीज़ है कि जितने हमारी कॉन्ट्रैक्टेड वर्कर्स हैं, आज के दिन में हम लोग तो एसोसिएट वर्कर्स बस बोलते हैं, हम उनको रिजर्व वर्कर्स नहीं बोलते हैं, तो उनको हमको जागरूक करना है। जागरूक मतलब कि हमको पढ़ाई एकेडमिक्स नहीं, बट हमारा जो हक है, हमारा जो लेबर लॉज है, उनका जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो जी। है वो, प्लस हमारा जो लीव है, प्लस बाकी जितना सोशल सिक्योरिटी का जितना हमारा है ना, हमारे पास हाउस, अब हम सोशल सिक्योरिटी में पहले बोलते थे मिनिमम वेज, उसके बाद आ गया आपका डिसेंट, अब हम बोलते हैं हमको लिविंग, हमको उतना चाहिए पैसा कि हम एक अच्छे जिंदगी बिता सके। तो ये जो हमारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की महिलाएं हैं, उनको तो परमानेंट होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनको जागरूक करना कि जितने दिन में हम काम करते हैं मुझे पूरा हक एंड फुल पेमेंट चाहिए। तो हमको लगता है कि दो ही फील्ड में ज़्यादा जरूरी काम है, पढ़े लिखे हमारी जो बहनें हैं उनको यूनियनाइज करना, एंड जो हमारी मिनिमम वाला काम करती है, जैसे आपका माइंस में डंपिंग काम करती है, जी। लेकिन ऊपर में क्या बोला जाता है, माइंस में महिलाएं नहीं है, जी वी आर अनसीन, वर्क ऑफ द वुमेन इज अनसीन, जी तो उनको हमको सीन करना पे है। लाना है। जी हमारा वॉइस दबा है तो मेरे वॉइस को सामने लाना है, जी तो ये मेरा रहेगा प्राथमिकता। जी, बहुत सुंदर आपने बात कही है आपने कि जो सीन नहीं है उनको सीन करना है, क्योंकि महिलाएं हमें परिवार में मजबूत करती हैं, जिनको मजबूती से देविका रानी सिंह जी चाहती हैं कि उस देश की इकोनॉमी, जो प्रधानमंत्री जी हमारे बोलते हैं कि $5 ट्रिलियन हमारे देश की इकोनॉमी बने, तो उसमें ऐसी ही नेत्री जब उनको सीन करेंगी और उनको समान काम का समान वेतन, समान अधिकार, समान फैसिलिटीज मिलेंगी, तो जरूर भारत के $5 ट्रिलियन में हमारी आधी आबादी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। और जो टारगेट लिया जाता है कि 2047 में मेरा देश पूरी दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा, विकासशील से विकसित हो जाएगा, ये तब तक नहीं होगा जब तक आधी आबादी का पूरा रोल उसमें न रहे, और जब तक नहीं होगा जब तक ऐसी नेत्रियों का विचार, समर्थन और इनके योजनाओं पे काम न किया जाए। मैडम, आपको एक बहुत अहम जिम्मेवारी मिली है, जी। और ये जिम्मेवारी पूरे देश के लिए मिली है, और देश ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि भारत की तरफ, अब जैसे प्रधानमंत्री की तरफ हमारे देश की पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, युवा नेता के तौर पे देखें तो राहुल गांधी की तरफ पूरी दुनिया के लोग देखते हैं, उसी तरह आप महिला, जो आप मजदूर की जो राजनीति है, खास करके महिलाओं के लिए जो काम करना है, उसमें अब पूरी दुनिया आपके तरफ देखेगी और आपके एक्ट पे, आपके काम पे, आपके विचार पे ध्यान देगी और उसके ऊपर चाहेगी अमल करे। तो क्या क्या मुख्य योजनाएं हैं जो आप कुछ इन लिस्ट की हैं, जो चाहती हैं कि उस पर मैं काम करूं, और उसमें क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं और उसको कैसे फेस किया जाएगा? ये एक्चुअली मैं 5 साल से, मुझे जब भी मैं नेशनल लेवल का मीटिंग, वर्किंग कमेटी में बैठती थी, और जब मैं देखती थी कि हम महिलाओं की वहाँ संख्या बड़ा कम है इन कंपैरिजन टू द मेन, जबकि वर्किंग कमेटी हम लोग 250-300 हैं, तो मुझे लगता था कि काश हम लोग को मौका रेड्डी साहब देते हैं तो कुछ करते हैं। तो शायद अंदर अंदर ये बात रहता था, तो कुछ तो आजकल में क्या मैं स्ट्रैटेजी बनाऊं या बनाई, मैं तो लगता है मैं 5 साल पहले ही मेरा कुछ एक था मन में कि यदि मुझे मिलता तो मैं ऐसा करती। तो आज मिला तो मेरा प्रायोरिटी जैसे 3-4 जो मेरे पहले दिमाग में चलते रहता था, तो एक तो था कि मैं 4 जोन में बांट दूं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, और 2-2 महिलाओं को मैं वहाँ का प्रभार दूं, ठीक है, स्टेट वाइज नहीं देके मैं जोन वाइज दूँ। एंड दूसरी बात है कि महिलाओं का हर, मैं कल से सारे स्टेट प्रेसिडेंट से बात करना शुरू कर दी हूँ कि सर मुझे 5 महिलाओं का नाम दीजिए, एक का नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि एक है और हम मीटिंग बुलाएं तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो तो नहीं आएंगे।
और कम से कम 5-5 रहेगा, बिकॉज मुझे नेशनल कमेटी भी बनाना होगा, स्टेट का भी। तो सेकंड मेरा मन में विचार है, प्लानिंग है कि मैं हर स्टेट का यदि 5 महिला लेती हूँ तो 25 स्टेट्स इंटू 5 करके मेरे पास एटलीस्ट उतना एक संख्या बनेगा जी। फिर काम बांटें, क्योंकि हम एक दिन में भी नहीं करना चाहिए। एंड मेरा एक टारगेट बना है 6 मंथ्स का जी। मैं चाहती हूँ कि रेड्डी साहब जो जिम्मेवारी दिए हैं, मैं 6 महीना में कुछ करके दिखाऊं कि महिला दिखने लगे और हर स्टेट में लगे कि महिला जागरूक हो गई है, नॉट बाय हेड बट वर्क के थ्रू। एंड यूनियनाइज करना शुरू करेंगे, यूनियनाइज करके यूनियन हर स्टेट में कम से कम महिलाओं को मैं बोलूँगी कि यदि आप सही मायने में पोस्ट लेना चाहती हैं, बिकॉज पोस्ट तो जरूरी है, ये मेरा भी हमेशा रहता था कि मुझे पोस्ट चाहिए, एक अधिकार मिलता है काम करने का। पोस्ट नहीं मिलेगा तो मैं काम कैसे करूँ, बिल्कुल एक रिकॉग्निशन होता है। तो जो महिलाएं को यदि हम पोस्ट देंगे तो ऑब्वियसली मैं उनसे चाहूंगी कि आप वहाँ कम से कम मिनिमम एक यूनियन बना दो, मुझे उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो यदि हर स्टेट में महिलाओं का यदि बन गया आपका 2-2 यूनियन, तो आई थिंक शुरुआत के लिए हम लोग जो हम बात अभी किए थे कि वी शुड बी हर्ड एंड वी शुड बी सीन। तो हम लोग वहाँ जब इतनी संख्या में महिलाएं रहेंगे तो ऑटोमेटिक है कि मेरी आवाज़ वहाँ तक जाएगी, और इतनी महिलाएं यदि गैलरी में बैठेगी तो हम लोग दिखेंगे भी। तो ये 2-3 में अभी मैं शुरू करना चाहती हूँ, और शुरुआत अपने घर से, चूँकि पहले जब मैं झारखंड को नहीं मजबूत करूँ तो फिर बाकी स्टेट को मैं एग्जाम्पल क्या दूँ। जी जी, बहुत सुंदर आपने बात कही कि शुरुआत घर से होती है। जब हम घर से शुरू करेंगे और मजबूती के साथ दस्तक देंगे तो हम सुने भी जाएंगे और देखे भी जाएंगे, जो मेन टारगेट है। और कमेटी को मजबूत करना, गठित करना, संगठित करना, एक स्ट्रेंथ देना, ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत जरूरी है, जो इन्होंने बीड़ा उठाया है। मैडम, अभी काम के जो घंटे हैं, अब एक महिलाओं के लिए रात्रि पाली में भी काम करने के लिए राज्य सरकार ने एक नियम लागू कर दिया है 1-2 दिन पहले का, कि अब रात में भी महिलाएं काम कर सकती हैं। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, या संभावनाएं, जो फ्यूचर की संभावना है, क्योंकि महिला अब हमारी अब वो नहीं रही कि जो घर में पूंजी जाती है, महिला अब हमारी हवाई जहाज, फाइटर प्लेन उड़ाती हैं। अब महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें अब सेना में कंधे से कंधे मिलाकर के फाइट करती हैं दुश्मनों से, और पूरे इकोनॉमी में महिलाओं का आधी योगदान है। और अगर मैं कहूँ घर से जोड़ दूं, अगर अपने हाउस से जोड़ूं, तो 75% योगदान है। क्योंकि मैं कहीं भी हूं या हम लोग कहीं भी हैं तो 25% तो आप लोगों का योगदान उसमें है, और 50 तो आप हैं, तो 75% तो ऐसे ही मेजोरिटी है आपकी। तो आप ये बताएं कि जो ये वर्किंग कैपेसिटी दी गई है कि 24 आवर कभी भी कर सकती हैं, वो रात्रि पाली में भी काम कर सकती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरी बात, उनको उनकी सुरक्षा को लेके, काम के बराबर आवर तो बराबर पेमेंट, सुरक्षा, वो जो अगर वो न्यू बर्न बेबी की माँ है तो उन बच्चों का क्या, कैसे क्रेज, या जो भी हम लोगों का वो रहता है, किस तरह से उसका मतलब उनकी जो फैसिलिटीज हैं, तो वो खास करके क्या वो सब के ऊपर भी तवज्जो आप देंगी कि जिससे कि आने वाले दिनों में भारत इंटरनेशनल पैमाने को टच करे और उसमें भारत हमारा अव्वल हो। हम तो चाहेंगे प्रथम हो आपके नेतृत्व में। जो आप प्रश्न किए हैं वर्किंग आवर्स, यदि हमको लगता है यदि हम लोग 30 साल पीछे जाएंगे, जहाँ तक मुझे लगा, उस समय मैं फील्ड में नहीं होंगी, लेकिन शायद पहले भी बहुत सारे टेलीफोन जब एक्सचेंज था जी, तो नाइट शिफ्ट मेरी महिलाएं करती थी जी। हॉस्पिटल में देखिए तो नर्स मेरी रहती है जी जी। तो आज ये जो क्वेश्चन हो रहा है कि परमिशन मिल रहा है फॉर नाइट ड्यूटी, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों ये क्वेश्चन क्यों आया जी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि शुरू से तो क्या वो महिलाएं की काम वैल्यूबल नहीं था? वॉज इट नॉट एडेड टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री? क्योंकि आप देखिए नर्स थी, टेलीफोन ऑपरेटर थी, सारे के जो शिफ्ट ड्यूटी होता था तो ड्यूटी करती थी, एंड दे हैड जो अब सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो आज ये जो पूछा जा रहा है कि सरकार से परमिशन मिल रहा है कि रात का ड्यूटी में महिलाएं रहेंगी, ये शायद इसलिए पूछा जा रहा है कि वो लिमिटेड टू द वुमेन जो प्लेटफॉर्म था नर्स का या इसका, और आज हम काम करें आपके बराबर शॉप्स पे जी। तो जो शॉप फ्लोर है फैक्ट्रीज के, इसलिए ये क्वेश्चन आ रहा है कि उनका सेफ्टी जी। तो
तो सेफ्टी ये कंपनी को गारंटी करना पड़ेगा वाइल गिविंग द जॉब। जैसे सरकार यदि बोल रही है कि नाइट ड्यूटी महिलाओं को मिला, तो सरकार को ही ये वाला करना पड़ेगा, उन्हीं का उत्तरदायित्व बनता है, उन्हीं का ये बनता है कि उसी में ये लॉ में डाले कि जो रात का पाली की महिलाएं हैं उनको घर से लाना और घर तक पहुंचाना उनका जिम्मेवारी है। यानी कि कंपनी को ट्रांसपोर्टेशन देना चाहिए, नॉट कैश, बट उनको गाड़ी प्रोवाइड करना चाहिए। जहाँ तक क्रेच बच्चे का बात है देखभाल करने का, मुझे याद है बचपन का जब कोल माइंस था पापा लोग का, तो उस समय क्रेच हुआ करता था। ये बीच में सारा ये खत्म हो गया क्योंकि कॉस्ट टू द कंपनी कर करके नौकरी निकलने लगा, तो बेबी सिटर आने लगा और बेबी जो होम्स में दूसरी लेडीज लोग अपना कमाने लगी। बट क्रेच था, बीच में गैप हो गया, फिर वही कंसेप्ट आया है इन अ बेटर फॉर्म एंड आई थिंक थोड़ा सा अपग्रेडेड फॉर्म। तो अब हमारा क्रेच के साथ साथ फीडिंग आज मिलता है महिलाओं को, और मिलना है वो रूल में है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि हम आवाज निशान उठा रहे हैं, हम फाइट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये 5-6 चीजें, रेस्ट रूम, पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन के समय, फीडिंग टाइम, आवली जिसका बच्चा का है वो क्रेच में रहे, महिलाओं को टाइम आपको देना, वो जाकर फीड करें। तीसरा है यदि वो नाइट शिफ्ट की हो, दिन में भी महिलाओं के साथ कुछ प्रॉब्लम होता है, उनको भी आप ट्रांसपोर्टेशन दिए, रात को तो देना ही देना है। एंड थर्ड है कि आप जो गार्ड्स रखते हैं उसमें आप कुछ महिलाओं गार्ड को भी रखिए, ताकि टाइम टू टाइम वो जो राउंड ले, ताकि हम महिलाओं में कहीं किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और वो नहीं बोल पा रही है, वो जब लेडी सिक्योरिटी घूमेगी फ्लोर पे, तो शायद वो भी एक हमारा हेल्पिंग एटीट्यूड है। जहाँ आप 10 गार्ड रखे हैं तो आप परसेंटेज बना लीजिए कि 4 महिला तो 6 पुरुष। आई थिंक ये सब यदि हम सोचेंगे तो शायद हमारा वो जो डर भय है कि महिलाओं का सुरक्षा, महिलाएं तो दिन में नहीं सुरक्षित हैं, हम रात को क्यों डर रहे हैं। जी, बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। देखिए हमारे समाज में डिटोरिएशन इतना आया है कि एक विश्व स्तर की नेत्री ये कहती हैं कि महिलाएं हमारे यहाँ दिन में सुरक्षित नहीं है। इस बात को मैं भी तस्दीक करता हूँ क्योंकि इस पर बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं जिस विषय पे हूँ उस विषय पे बात करूँ कि मैडम अब सेकेंड लास्ट नोट पे हैं हम लोग, कि महिलाओं में खास करके देखी जाती है कि महिलाएं बहुत सेंसिटिव होती हैं, काम के प्रति बड़ी जागरूक होती हैं, और जिस काम को ठान लेती हैं कि पूरा करना है वो बहुत शिद्दत से करती हैं। लेकिन महिलाओं का वो बहुत बड़ा वर्ग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। अगर क्या उसको जोड़ दिया जाए तो हमें तो ऐसा लगता है कि भारत की इकोनॉमी के लिए हम जो भी चैलेंज लेते हैं वो चुटकी बजाते ही संभव हो जाएगा, क्योंकि वो महिलाओं की मेहनत, जज्बा और उन महिला की मेहनत के परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट निकलते हैं उसको हम कहीं फ्लैश ही नहीं करते। तो क्या ऐसा लगता है कि उसके ऊपर भी काम करने की आवश्यकता है और आपके प्रायोरिटी में वो है? जी, मैं आपसे पहले ही प्रश्न में बोली थी 2 चीज, यूनियनाइज करना और 2 जन को यूनियनाइज करना है। एक एडुकेटेड जो वर्क फोर्स हमारा भी काम कर रही है महिलाएं, उनको जागरूक करना कि चूंकि हम बहुत सारा वर्कशॉप में हम लोग कुछ आइडेंटिफाई किए हैं इश्यूज, सोशल नॉर्म्स, जो हम घर आ रहे रात को और मेरे नेबर्स हम पर कमेंट करते हैं तो वो महिलाएं अगला दिन नहीं जा पाती है काम में। उसी तरह से सेकेंड हम बताए थे कि सेकेंड हमको जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बिकॉज आई सेड 97 हमारा परसेंटेज इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ओनली 3% हमारा ये ऑर्गेनाइज है। लेकिन उसमें हमारी जो महिलाएं हैं, लोग किसान बोलते हैं लेकिन ये नहीं बोलते हैं रोपनी उपनी कौन करता है, तो महिलाएं करती हैं, तो वो भी एक पार्ट ऑफ किसान है। जी बिल्कुल, बट फोकस नहीं जा रहा उनके ऊपर। जी। तो जो आप बोल रहे हैं ना कि हमारे जो ये महिलाएं हैं नहीं दिखती हैं, तो हमारा यही है कि अनऑर्गेनाइज, अभी रेड्डी साहब का भी यही फोकस है कि आप लोग अभी सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने काम कर रहे लोग उनको ऑर्गेनाइज कीजिए। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सिर्फ ये ठेकेदारी मजदूर और ये जो ईटा भट्टा में बिल्डिंग बनाती वही नहीं है, हमारे टीचर्स भी हैं जी। हमारे बहुत सारे जो आपका हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स में काम करती है। हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसमें भी महिलाएं हैं, जो उनको पता नहीं क्यों नहीं काउंट किया जाता है। सिर्फ हम किसको काउंट करते हैं, जो लेबर क्लास वही काम करती हैं। और रेलवे वाले में आपके हैं, तो वो महिलाएं भी हमारी इसी तरह की हैं। डिफरेंस खाली हो जाता है कि लोग को सोचता है कि वो तो ऑफिस वाली है, ये रोड पर काम कर रही हैं या बिल्डिंग बनाने में ईटा उठा रही हैं। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट हम लोग को
उनको ऑर्गेनाइज करके यूनियनाइज करना है। जब हम उनको अभी काफ़ी हद तक हम लोग कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग की महिला इंटर घरेलू जो काम करती है, घर घर झाड़ू पोछा, जी जी उनको हम भूल जाते हैं। जी। उनको वर्कर्स लिस्ट में कोई समझता ही नहीं जी है। जी जी। जो सब्जी बेच रही हैं लोग, वो बहुत बड़ी वर्कफोर्स है। वो भी मतलब लोग उसको वर्कर्स ही नहीं मानते जी हैं। जी। लेकिन हम तो मानते हैं। आज भी मैं बोल रही हूँ कि जो 2 रुपया कमा रहा है वो भी मेरा यूनियन का एक मेंबर है, और 2 लाख कमाने वाले भी, ये दोनों। लेकिन महिलाएं जो सब्जी बेच रही है, बेचारी का तो सारे लोग सब्जी ऐसे उठा उठा चले जाते हैं, उनको भी हम जागरूक करेंगे। और जो महिलाएं हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के अंडर है, जिनको भगा देता है लोग जब 2 दिन एब्सेंट होती है, उनको भी देखना है कि कुछ ऐसे रूल बनवाने की कोशिश किया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर से मिलके कि भाई कुछ दिन एक रह सके, जल्दी ना बदला जाए। तो लेकिन सबसे पहला चीज़ है कि हम महिलाओं को जागरूक करना पड़ेगा कि भैया यूनियन में आओ, यूनियन में आओ, तभी जाके हमारा जो हम चाह रहे हैं कि ये इकोनॉमी में जो दिखता नहीं है, मेरा इनपुट है लेकिन दिख रहा है। अब सब्जी वाली बेच रही तो क्या वो एडेड इकोनॉमी नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन दिख नहीं रहा है। ये हमारी जो रेजा है, हमारे घर का झाड़ू पोछा कर रही है, वो एडेड है। बिल्कुल। तो वो दिख नहीं रहा है। तो उनको जब हम संगठित करके यूनियन बनाने लगेंगे और राइट के लिए फाइट करने लगे तो शायद दिखने लगेगा। जी मैडम, हम लास्ट नोट पे हैं हम लोग। क्या कहना चाहिएगा पूरी महिलाओं को, क्योंकि जो काम कर रही हैं या होम मेकर हैं उनसे भी, क्या कहना चाहिएगा पूरे समाज को? दूसरा, और क्या कहना चाहिएगा सरकार को, जो सरकार अभी चल रही है? ये क्या मैसेज होगा तीनों के लिए आपको? सबसे पहले तो सरकार को ही मैसेज देंगे जी, क्योंकि ये जो है ये ऊपर से आ रहा है। कुछ चीजें हैं नीचे से जी, और कुछ चीजें हैं ऊपर से आते हैं। जी, जी। तो आकाशवाणी तो ऊपर से आवाज लोग को होता है ना। तो सरकार पहला, जैसे हमारा राजस्थान में हमारा कितना लेबर लॉ को हटा दिया, तो बहुत लोग डरते हैं यूनियन बनाने में। हम भी जाते हैं, हम तो पार्लर में जाते हैं कि वो लड़कियों को मैं ऑर्गेनाइज कर दूं, तो डरती है सबकी, कल से हम लोग को नहीं आने दिया जाएगा। जी, जी। तो सरकार जो हमारा यूनियन नहीं बनने दे रहा है, हम जब यूनियन बना के वहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, हमको रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जिसको हम लाना चाहते हैं, तो उनको मैं क्या दिखाऊं कि सरकार से मत डरो। जी। तो सरकार के ऊपर से ही जो मेरा राजस्थान में तो बहुत बड़ा सेटबैक हम लोग को मेरा पूरा लेबर लॉ बदल दिया लोग। अभी भी कुछ हद तक हमारे प्रधानमंत्री रुक गए हैं, नहीं तो इंडिया का भी बहुत कुछ चेंज किए थे। तो मुझे लगता है हर तरफ से दबाव आया है ग्लोबली, तो अभी कुछ रुका गया है। तो सबसे बड़ा हमारा तो कष्ट है सरकार से ही कि हम लेबर के ऊपर ही हथौड़ा मारा जा रहा है। तो अब उस हथौड़ा से तो हम बौना होते जा रहे हैं, हम ऊपर नहीं उठ पा रहे ना। तो अब महिलाएं चाह भी रही हैं कि हम यदि यूनाइज हो या हम लोग लड़े, गेट जाम करें, हड़ताल करें, तो फिर डरते हैं कि जो ही 2 पैसा आ रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम महिलाओं को क्या बोलेंगे, मैं तो मालिकों को बोलूँगी कि हमारा हक दीजिए, महिलाओं को थोड़ा सा खुश रखिए, क्योंकि जितना महिला आपको डेडिकेटेड और लॉयल रहेगी आपको प्रोडक्शन में, वो जेंट्स नहीं रहेंगे। मेरे भाई लोग हैं तो क्या हुआ, लेकिन कभी वो चाय पीने जाएंगे, कभी वो कुछ के लिए जाएंगे, कभी बच्चा का स्कूल जाएंगे, लेकिन महिला एक बार ऑफिस में आती है या झाड़ू पोछा करने आती है या रोड पर झाड़ू मारने आती है, तो फुल डेडिकेशन लॉयल्टी के साथ काम करती है। तो आप उनके प्रति थोड़ा अपना संवेदनशीलता, जो हम सेंसिटिव तो हैं, हम बुखार में भी पैरासीटामोल खा के घर का खाना बना के हस्बैंड को दे के नौकरी पर जाते हैं। तो फिर सरकार और मालिक क्यों नहीं सोच सकता है कि इतना डेडिकेशन एंड इतना लॉयल्टी के साथ महिला मेरा काम कर रही है, बैक पेन होते हुए भी कंप्यूटर चला रही है जी। तो हमको लगता है हमसे ज़्यादा मालिक एंड सरकार को हमारे बारे में सोचने की जरूरत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के रत्न प्रोग्राम में आपने भारत के रत्न प्रोग्राम को सुशोभित कर दिया है, और मैं गौरवान्वित हूं कि आप जैसे शख्सियत से हमने बात किया, क्योंकि आप पूरी आबादी को, पूरी आधी आबादी को आपने एक जो मैसेज दिया है कि हम एक कदम निकल के अपने उस इकोनॉमी का, उस आधी आबादी का स्वागत करें हर सेक्टर में, कि जिससे हमें स्ट्रेंथ मिले, जिससे इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, ये तीनों पैमाने पे हम विश्व स्तरीय बन सके। तो आप जैसे नेत्री लोगों के, आप जैसे नेतृत्वकर्ता के कमान में जो ये पद आया है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों से बहुत बड़ा बदलाव इसमें आएगा। इंडिया टीवी ऑनलाइन पे आपने समय दिया और आपने बहुत बहुमूल्य बातें बताई, उसके लिए मैं
सदैव आपका आभारी रहूंगा और बहुत बहुत आपको मैं धन्यवाद देता हूं। इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को देखने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस तरीके की न्यूज़ को कि जो कि देश बदलने वाला है, समाज बदलने वाला है और देश और समाज बदलने के साथ साथ हमारा परिवार और हमारे देश की इकोनॉमी और हमारे सारे रहन सहन बदलने वाले हैं, तो उसमें महिलाएं खास करके जो वर्किंग है उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वही हमें सजाती हैं, संवारती हैं, वही हमें उस काबिल बनाती हैं कि देश को गौरवान्वित करने की क्षमता हम में आती है। तो उन्हें कैसे भूल सकते हैं आप। इसीलिए जो नेतृत्वकर्ता हमारे साथ हैं, इन्होंने ये पीड़ा उठा लिया है। बस आप एक बात मन में जरूर रखें, जज्बात मन में जरूर रखें कि ऐसे कहीं भी कोई कार्यक्रम हो जहां महिला पार्टिसिपेट कर रही हो, उनका अधिकार, उनके कर्तव्य के साथ साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, उनको सहयोग करें। फाइट हो रही है राइट के लिए, और ये राइट किससे मिलता है? समाज से मिलता है। तो समाज की जागृति सबसे पहले है। जब समाज जागृत हो जाएगा तो पूरा देश और पूरी दुनिया को बदलने से कौन रोक सकता है। इंडिया टीवी ऑनलाइन पे आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।